अस्सलामुअलैकुम जनाबे वाली। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में कहा कि जो सिलेबस है हमारे पास दिया गया पीएमडीसी की तरफ से, उसमें आप लोग जरा गौर फरमाएं। तो यूनिट में जो पहला यूनिट इस वक्त आप लोगों को दिख रहा है, इसमें जनाबे वाली आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब इसमें टॉपिक्स के अंदर सबसे पहले नंबर पर उन्होंने मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर लिखा है। अब मोल एंड एवोगैड्रो नंबर के अंदर उसने बोला कि भाई कंस्ट्रक्ट करना सिखाओ मोल रेशियो फ्रॉम एन बैलेंस इक्वेशन फॉर यूज ऑफ द कन्वर्जन फैक्टर इन द स्टिशियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स। यानी कि आते के साथ उन्होंने स्टिशियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स की तरफ लेकर के गए। तो स्टिशियोमेट्री के बाद देखिए परफॉर्म स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस विद द बैलेंस इक्वेशन, जिसको हम लोग न्यूमेरिकल का नाम देते हैं। और इसके अलावा मैसेज, वॉल्यूम्स और गैसेस के एट एसटीपी, यहाँ पे एसटीपी होना चाहिए था, एसटीपी कंडीशंस की उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है पार्टिकल्स की। अब देखें, बच्चे को नहीं समझ आएगा ये क्या है, इसमें समझना पड़ेगा। यानी कि आपको मोल, मोलर वॉल्यूम, एवोगैड्रो नंबर को आपस में रिलेट करते हुए स्टिशियोमेट्री की तरफ जाना है, और फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट भी उसी के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। यानी कि बेसिकली आपके पास पहले यूनिट में ये तीन टॉपिक हैं जो नुमाया आपको नजर आ रहे हैं: मोल, एवोगैड्रो नंबर, मोलर वॉल्यूम, लिमिटिंग रिएक्टेंट और साथ में यील्ड। तो इस पहले यूनिट में से 99% न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है। इसमें से एमसीक्यूज कितने आने हैं? इसमें से 2 से 3 एमसीक्यूज, ज्यादा से ज्यादा 2 एमसीक्यूज, मतलब 2 एमसीक्यूज या ज्यादा से ज्यादा 3 एमसीक्यूज। उन दो में से दोनों के दोनों न्यूमेरिकल हो सकते हैं या एक थ्योरी बेस्ड भी हो सकता है, बट मोस्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है। इससे पहले कि मैं आप लोगों को इस डिटेल को बताऊं और समझाऊं, यानी कि मोल और एवोगैड्रो नंबर की तरफ लेकर के चलूं, मेरी एक आदत है, जो मैंने प्रीवियस टॉपिक पढ़ाया तो मैं उससे रिलेटेड एक एमसीक्यू लास्ट में पूछता हूं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया और उस टॉपिक के अंदर आप लोगों को मैंने आइडिया दिया कि किस तरह से आप लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे मोल, एटम में, एलिमेंट में, मॉलिक्यूल में और कंपाउंड में। तो आइए जरा मैं अपने स्टूडेंट्स को बताना ये चाहता हूं, मैं इसको ढूंढ रहा था कि ये भाई ये कहाँ गायब हो गया, ये उधर चला गया। तो एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल और कंपाउंड, इन सारों के अंदर जो है वो डिफरेंस जो मैंने आपको बताया, उससे रिलेटेड एक एमसीक्यू पूछता हूं। अब आपने मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना, फिर मैं अगले टॉपिक की तरफ जाऊंगा। क्वेश्चन है यार कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर एज एन एलिमेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग। अब एमडीकैट में एक और बात समझ लेना। अब मैंने अभी तो पूरा लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग, तो बेटा मैं इसकी जगह पे अगर ये लिख देता विच ऑफ द फॉलोइंग, तो बेटा ये शॉर्टकट है जो कि आप लोगों को सीखने पड़ेंगे। पहला एमसीक्यू है इस तरह, नेक्स्ट टाइम मैं विच ऑफ द फॉलोइंग लिखने के बजाय WF लिख दूंगा। कंसीडर एज एन एलिमेंट, कंसीडर एज एन एलिमेंट। किसको आप एज एन एलिमेंट कंसीडर कर सकते हैं? ऑप्शंस दे रहा हूं जनाब आपको: अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा, ईटा, थीटा, जीटा। दसो जी कौन सा आंसर है? अच्छा, ऑप्शन नहीं लिखी मैंने। बड़े समझदार हो, बड़े चालाक हो, मैं बोला लगता हूं ना तुम लोग। अच्छा, ऑप्शन नंबर 1, सवाल समझो, कीवर्ड हिट करो। बताता हूं कीवर्ड क्या था इसमें हिट करने वाला। सोचना क्या है, सवाल को देखते के साथ सोचना क्या है वो भी बताता हूं आपको। डायमंड पहले ऑप्शन, हीरा, ग्रेफाइट दूसरी ऑप्शन, इसी तरह सिलिका, इसी तरह रेड फॉस्फोरस, मिल्क ऑफ लाइम,
मिल्क, शुगर, ये है ऑप्शंस तुम लोगों के सामने। और मैंने सवाल में क्या पूछा? मैंने सवाल में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज एन एलिमेंट। तो बेटा हिट करो, एलिमेंट पूछा है। और एलिमेंट के बारे में आप लोगों को क्या बताया था कि जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स होंगे। तो बेटा अक्लमंदी का मुजाहरा करो और मुझे सारी उम्र ताहयात दुआएं दो अगर ये एमसीक्यू सही सॉल्व कर लिया तो। डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका, रेडफॉर्ड। अब आप कहेंगे सर सानू पता होना चाहिए ना फॉर्मूले। इन्हें दे फॉर्मूले पता चलन गए थे असं तुहानू दसांगे की है। यार तुम लोगों ने पढ़ा नहीं, कार्बन एलिमेंट जो है उसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। जी, डायमंड कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है और ये सिर्फ कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल है। ग्रेफाइट भी कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है और इसमें भी सिर्फ कार्बन के एटम्स होंगे। जहां तक रही बात सिलिका की, तो सिलिका का फॉर्मूला है SiO2। अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, अब आप ठा करके आंसर बताओगे। रेड फॉस्फोरस P4, मिल्क ऑफ लाइम, आप जानते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है जो कि कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में शामिल करके बनता है। याद आ रहा है ना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर H2O, तो ये बनता है मिल्क ऑफ लाइम, जैसा कि आप जानते हैं। उसके बाद मिल्क, बड़ा बड़ा कुछ होता है मिल्क के अंदर। प्रोटीन है, कार्ब्स है, वाटर है, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, बहुत कुछ है। और शुगर का आप जानते हैं कि C12H22O11 फॉर्मूला। वैसे तो ये सुक्रोज का फॉर्मूला है, सुक्रोज। ये भी कॉन्सेप्ट याद रख लेना, जब बात शुगर्स की आती है तो शुगर में बेटे आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स होगा जी। अब आप फैसला कर लेंगे। जी बिल्कुल, डायमंड में सिर्फ कार्बन एटम्स हैं तो डायमंड एलिमेंट है, ग्रेफाइट भी एलिमेंट है, लेकिन सिलिका नहीं है। क्यों नहीं है? आप जानते हैं कि इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन दो टाइप के एलिमेंट्स आ गए, उनके एटम्स आ गए, तो इसलिए ये अब क्या कंसिडर किया जाएगा? कंपाउंड। तो समझिए बात को कि पहले वाले दो एलिमेंट्स के अंदर आ जाएंगे, लेकिन जो नीचे वाला है ये हमारे पास कंपाउंड होगा। रेड फास्फोरस अगेन एलिमेंट के अंदर आएगा क्योंकि इसमें सिर्फ कौन से एटम्स हैं? फास्फोरस के एटम्स हैं। मिल्क ऑफ लाइम भी कंपाउंड के अंदर आएगा क्योंकि आपको पता है कि मिल्क ऑफ लाइम में कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 3 टाइप के एलिमेंट्स आ गए। और अब आप मुझे बताएं मिल्क क्या है? एलिमेंट है, मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है। मिल्क इनमें से कुछ भी नहीं है बच्चा पार्टी। मिल्क एक मिक्सचर है, याद रख लीजिएगा, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और यही बात शुगर की। अब शुगर में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर मौजूद है, तो ये भी एलिमेंट नहीं हो सकता, ये भी कंपाउंड है। शुगर कंपाउंड है, मिल्क ऑफ लाइम कंपाउंड है, और ये सिलिका भी कंपाउंड है। तो जनाबे वाली आप लोगों को कंपाउंड का भी आइडिया हो गया कि कंपाउंड कौन कौन से हैं और एलिमेंट कौन कौन से हैं। ये वो बात थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था और आपको बताना चाहता था, और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे इस कॉन्सेप्ट पर जब समझ आया होगा ये एमसीक्यू, तो आप लोगों के दिल से मेरे लिए दुआ निकलेगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखते हुए आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक पहला स्टार्ट जो करना है मोल एवोगाड्रो नंबर्स वाला, आइए जरा इसकी तरफ चलते हैं। तो मोल एवोगाड्रो नंबर्स मोलर वॉल्यूम की बड़ी मासूमाना सी, प्यारी सी, छोटी छोटी सी, नन्ही मुन्नी सी, दिमाग में रहने वाली डेफिनेशंस, कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशंस आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। सुनिएगा गौर से जनाबे वाली। मैंने बोला मोल, अब आप याद रखिएगा मोल जो है ये एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जो कि अक्सर व बेशतर वजन करने, टू वे के सेंस में बोला जाता है, टू वे। और मैं बच्चों को बताता चला जाऊं कि बाकायदा तौर पर मोल के हवाले से एक बात आपने याद रख लेनी है, और वो ये है जनाब कि ये यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट है क्वांटिटी मेजरमेंट का। आपसे पूछा जाए ये किस चीज का यूनिट है, एमसीक्यू में आया हुआ, तो मोल जो है वो यूनिट है क्वांटिटी का, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ क्वांटिटी।
क्लियर वर्ड्स में लिख रहा हूं, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ क्वांटिटी। फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये है जनाबे वाली हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ क्वांटिटी। ना यार तंग ना करो, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ क्वांटिटी। अच्छा जी, अब अगली बात की तरफ चलते हैं। अब आप लोगों को इतना तो आइडिया हो गया यार कि ये स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ क्वांटिटी है, सर ने बता दिया है। तो अब अगली बात ये होगी इसकी डेफिनेशन के ऊपर जब हम बात करें। तो बेटा ये देखो, मैंने कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं लिखनी, उसके लिए आपके पास बुक मौजूद है। मैंने आपको बताना है शॉर्टकट जो आप लोगों ने माइंड में रख लेना है। मोल क्या कहते हैं कि जब सब्सटेंसेस के मैसेस को हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जब सब्सटेंसेस के मैसेस को ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? मोल या मोलर मैसेस। masses of substances expressed in grams, expressed in grams। अब याद रख लीजिएगा इसको मोल कहा जाता है। अब देखिए किस किस चीज का मैस हो सकता है। एन एटम का मैस हो सकता है, एन एटम। ए मॉलिक्यूल हो सकता है, एन आइन हो सकता है, कोई एक आइन हो सकता है, एन आयोनिक कंपाउंड हो सकता है। An atom, a molecule, ion, ionic compound। अब देखिए एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। देखिएगा बेटा, मैं इसके अंदर जो आप लोगों को एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, एन एटम के अंदर देखिए मैंने बोला यार कि हाइड्रोजन एटम लिखते हैं। उसके बाद यार मैं मॉलिक्यूल के अंदर H2O लिख देता हूं। आयन के लिए मैं हाइड्रोक्सल आयन लिख देता हूं, और आयनिक कंपाउंड के लिए मैं लिख देता हूं NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। अब पहले सिलेबस के अंदर उन्होंने एक टॉपिक रखा हुआ था एटॉमिक मैसेस का, कि रिलेटिव एटॉमिक मैस, कार्बन 12 के साथ कंपैरिजन, और ये हुआ। अब सिलेबस के अंदर वो नहीं, आपके सामने मैंने सिलेबस खोल के दिखाया लेटेस्ट। तो आप टारगेटेड चीजों को पढ़े, टाइम बड़ा शॉर्ट है, टाइम बड़ा शॉर्ट है। अब मैंने बेसिक चीजें आपको बता दी, अब आगे मैं टारगेट सेट करूंगा। अब एक्स्ट्रा वैक्स्ट्रा कुछ नहीं, जो सिलेबस में है उसका तिया पांचा कर दे, उस कॉन्सेप्ट का तिया पांचा कर दे, उसमें कुछ ना छोड़े। बाकी आए बाएं शायद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। स्मार्ट प्ले करना है क्योंकि टाइम शॉर्ट है, और मैंने ये लेक्चर स्मार्टली ही आपके लिए रिकॉर्ड करना है। डिटेल जो बाकी टॉपिक्स हैं जब सिलेबस में होंगे तब उस वक्त उनकी डिस्कस की जाएगी। अब हाइड्रोजन, वाटर, हाइड्रोक्सल आयन और सोडियम क्लोराइड, अब इनके मैं मैसेज लिखता हूं आपके सामने। जनाबे वाली हाइड्रोजन का जो मैस है, जो मैं इस वक्त आप लोगों के सामने लिखने जा रहा हूं, हाइड्रोजन का मैस है 1। अब 1 के साथ एग्जैक्ट लिखूं तो 1.008, जो कि कार्बन 12 के साथ जब कंपेयर करके निकालते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसके साथ AMU आ जाता है। तो लेकिन हम क्योंकि पढ़ रहे हैं मोल, और मोल में हम लोगों ने अभी पढ़ा कि मैसेज को ग्राम, बस ये चीज ना भूलिएगा कि मोल बेसिकली मैसेज की ग्राम्स में रिप्रेजेंटेशन है। तो 1.008 ग्राम होगा। मॉलिक्यूल में वाटर आया H2O, और ऑक्सीजन का 16 मैस और हाइड्रोजन का 2 मिलाकर के ये बन गया टोटल 18। तो 18 ग्राम जो है वो वाटर का मोलर मैस होगा। हाइड्रोक्सल आयन की बात करें, ऑक्सीजन का 16 और वाटर का 1 मिला लें तो ये बना 17, और साथ में यूनिट का यूज किया मैंने ग्राम्स। सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5 मिला लूं तो ये बना 58.5 ग्राम्स। तो जनाब जी, जब मैंने मैसेज को ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर दिया, तो जब ग्राम्स में ये रिप्रेजेंट हो जाती हैं तो ये बन जाते हैं इनके मोल्स या मोलर मैसेज। अब भूलना नहीं है। इसके अंदर फर्दर बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि जब ये मेरे बच्चों
हाइड्रोजन के एटम को ग्राम में लिखोगे तो इसको मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कहेंगे, जिसका एक दूसरा नाम बोला जाता है, याद रख लीजिएगा, ग्राम एटम भी कहते हैं इसको। तो बेटे याद रख ले, मोल ऑफ एन एटम का दूसरा नाम क्या है? ग्राम एटम। मोल ऑफ एन एटम का दूसरा नाम क्या है? ग्राम एटम्स। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्राइट कलर यूज करता हूं, आई गेस ये कोई मजा नहीं करवा रहा। तो जनाब ये मुझे यहां पर ये कह देना चाहिए कि ग्राम एटम किसको कहना है? मोल्स ऑफ एन एटम्स को। ओके, ये कहलाया जी ग्राम एटम्स। अब इसी तरह बेटे याद रख लीजिएगा, ये अब बात पता मैं क्यों बता रहा हूं, आगे ये काम आनी है। जब मॉलिक्यूल होगा तो ये कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूल, और जब आयन होगा तो कहलाएगा ग्राम आयन, और जब आयोनिक कंपाउंड होगा तो ग्राम आयोनिक कंपाउंड नहीं कहना है, इसको कहते हैं ग्राम फॉर्मूला। फॉर्मूला यूनिट का पता है ना, आयनिक कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को कहते हैं आयनिक क्रिस्टल के, तो ग्राम फॉर्मूला। तो क्या याद रख लेना है? एन एटम के जब मोल्स की डिस्क्रिप्शन हो रही है तो उसको ग्राम एटम कहा जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूल फॉर ए मॉलिक्यूल कहा जाएगा, ग्राम आयन फॉर एन आयन कहा जाएगा, ग्राम फॉर्मूला फॉर एन आयोनिक कंपाउंड। अब आप लोगों को पता है कि ये मोल्स होते हैं, यानी कि मैसेज को मैंने ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर दिया। अगर 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स होंगे तो वो 1.008 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। सवाल क्या है ना, उसकी तरफ भी चलते हैं, लेकिन बेटे आप जरा गौर कर लें कि एवोगाड्रो नंबर क्या होता है। एवोगाड्रो नंबर को, अच्छा, मोल को रिप्रेजेंट किसके साथ करते हैं? स्मॉल लेटर एन के साथ, याद रख लीजिएगा। एवोगाड्रो नंबर को कैपिटल एन और ये कैपिटल ए सब्सक्रिप्शन में इसको जो है वो लगा दिया जाता है, यूज किया जाता है। मोलर वॉल्यूम को वी एम के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका भी बताता हूं कि अभी क्या चीज है। अब एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में पार्टिकल्स को एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। यानी कि जब तुम किसी भी सब्सटेंस के, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के 1.008 10⁻23 पार्टिकल्स को उठाकर इसका वजन चेक करोगे तो एग्जैक्ट और पेट कितना वजन आएगा? 1.008 ग्राम। और ये बाकायदा तौर पर प्रूव्ड और कैलकुलेटेड है। वो मैं बच्चों को क्लास में बताता हूं तो जब ढेर बड़ा टाइम होता है, टाइम शॉर्ट है, टाइम बड़ा शॉर्ट है आप लोगों के पास, मसला ये है। वरना तो मैं आप लोगों को तिया पांचा करके दिखा दूं केमिस्ट्री का, ऐसी की तैसी तुम लोगों को समझ नहीं आती। खैर, अब जब 1.008 ग्राम एटम, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि एवोगाड्रो नंबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। और याद रख लीजिएगा, इसमें नंबर की जो वैल्यू है वो आपने याद रख लेना है जनाब। वैल्यू ये है 0.006। आप कहेंगे सर ये कौन सा एवोगाड्रो नंबर आ गया? जी यही बताना चाहता हूं, पेपर में इस तरह से कंफ्यूज किया जा सकता है आपको। तुम लोग तो अपने माइंड में जो वैल्यू लेकर बैठे थे, जो मैं लिखूंगा, आपने कहा जनाब सर आप लिखेंगे 6.02 10⁻23। नो 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 बेटा जी, जब ये पॉइंट यहां से मूव किया जाएगा तो पावर विल चेंज, यू नो। अब मैंने पॉइंट को, फ्रैक्शन को लेफ्ट साइड पर रोटेट किया है, मूव किया है, और कितने डिजिट रोटेट किया, यानी कि यहां पे था पॉइंट, तो यहां से चेक कीजिएगा 1 2 3। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, 3 पॉइंट को, फ्रैक्शन को मैंने 3 डिजिट लेफ्ट साइड पर मूव कर दिया, पीछे को मूव कर दिया, इधर को मूव कर दिया। तो बेटे याद रख लीजिएगा, जब भी पॉइंट ने लेफ्ट साइड पर मूव होना है तो इस पावर ने इंक्रीज हो जाना है। मैं बच्चे को ऐसे बताता होता हूँ, ऊपर को एरो का मतलब है पावर इंक्रीज हो रही है, और ये एरो का मतलब है कि पॉइंट जब लेफ्ट साइड पर जा रहा है, तो लेफ्ट साइड पर पॉइंट जाते हुए पावर ने बढ़ना है।
और राइट साइड पर, अब यहाँ पे आप कैमरे में जब मुझे देखेंगे तो लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा, तो जब राइट साइड पर पॉइंट में जाना है तो पावर ने डिक्रीज हो जाना है, तो नीचे को और ऊपर को ये चीजें आपने माइंड में रख लेनी है। यहाँ पर देखिएगा, अब मुझे 3 फ्रैक्शन इस पावर को बढ़ाना है, तो 23 में मैं 3 प्लस करूंगा तो ये 26 हो जाएगा, तो ये भी एवोगाड्रो नंबर ही है। इस तरह से आपको ऑप्शन बनाकर पेपर में दे सकता है। अगली बात, बच्चा जज्बाती, उसने ये वैल्यू देखनी है और ठक लगा देना, और ये नहीं देखना बाज़ दफा यहाँ पे छोटा सा माइनस साइन लगा हुआ होता है और माइनस साइन कंफ्यूज कर जाता है। बेटा हर दफा मुश्किल सवाल गलत नहीं होता, बाज़ दफा आसान सवाल भी गलत हो जाते हैं, आसान सवाल भी गलत हो जाते हैं। अब आइए जरा, मैं यही एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू एक और लिखता हूं। अब देखिएगा मैंने क्या लिखा, 602 10 रेज़ टू पावर। अब बताएं क्या लिखूं पावर। अब ये देखिएगा, आप यहां से पॉइंट को आपने राइट साइड पर मूव करवाकर 2 के बाद ले गए हो, तो जब ये राइट साइड पर जाएगा तो पावर डिक्रीज होगी, नीचे को आ जाएगी, तो 23 में से मुझे 2 माइनस करना है, 23 में से 2 माइनस करूंगा तो ये 21 रह जाएगा। तो बेटा ये भी एवोगाड्रो नंबर है, ये भी एवोगाड्रो नंबर है, पेपर में कुछ भी आपको दे सकता है, तो टेंशन नहीं लेने का, अंडरस्टैंड करने का। ओके, अब मैं आपसे पूछूं कि इतने ग्राम हाइड्रोजन एटम्स हो तो उसमें कितने हाइड्रोजन एटम होंगे, तो तुम सबको पता होना चाहिए उसकी तादाद होगी हमारे पास 6.02 10 रेज़ टू पावर 23, यानी कि जहां जहां जिसका 1 मोल, अब ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन था, ये 1 मोल ऑफ वाटर था, ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिलाइन था, ये 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड था। तो जब किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल लोगे तो उसमें पार्टिकल्स, जिसमें पार्टिकल्स में एटम्स भी आ सकते हैं, पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल भी आते हैं, पार्टिकल में आयंस भी आते हैं और पार्टिकल्स में आयनिक कंपाउंड भी आते हैं, तो इनके अंदर पार्टिकल की तादाद एवोगाड्रो नंबर होती है। अब अगर मैं इसको 2 मोल कर दूंगा तो डबल हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर, 3 मोल ट्रिपल हो जाएगा, 1.5 मोल पर 1.5 हो जाएगा, 0.5 मोल पर हाफ ऑफ द एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा, यानी कि ये अब रेशियो चेंज होती जाएगी। ये हमारे पास 1 मोल के लिए वैल्यूज लिखी गई हैं, 1 मोल, और इसी तरह 1 मोल में 1 एवोगाड्रो नंबर ही होगा। जिस तरह से ये रेशो बदलेगी उस तरह से वैल्यू भी बदलती चली जाएगी। आइए जरा मोलर वॉल्यूम की तरफ चलते हैं। अब मोलर वॉल्यूम क्या है जरा सुनिएगा गौर से। मोलर वॉल्यूम, व्हाइट कलर यूज करना चाहूंगा। मोलर वॉल्यूम में जनाब वॉल्यूम ऑक्युपाइड वॉच सुनिएगा बाय नंबर 1 पे एन आइडियल गैस। ये किसका वॉल्यूम है? ये एक आइडियल गैस का वॉल्यूम है। अब गैसेस में आप लोगों ने पढ़ा हुआ आइडियल गैस किसको कहते हैं? जो सारे गैस लॉज को ओबे करती है, जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को भी ओबे करती है। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन आइडियल गैस 1 मोल होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए उस गैस का। अब शर्त पढ़ते चले जाइएगा। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी कंडीशंस। अब याद रख लीजिएगा ये जो एसटीपी कंडीशंस है यहां पर, ये जनाब जी 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ATM है। बेटा खबरदार गलती की तो पूरी दुनिया में ए लेवल के अंदर हर जगह पर, और बल्कि हमारी एफएससी के अंदर भी थर्मोकेमिस्ट्री से लेकर ऑनवर्ड आगे आने वाले हर चैप्टर में एसटीपी कंडीशन में 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। लेकिन यहां पर याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्टेट के लिए, बार बार कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्टेट के लिए, सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्टेट के लिए जो एसटीपी कंडीशंस हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस है। अब इसको अगर मैं केल्विन में लिखूं तो 273 केल्विन, और ये 760 टॉर भी दे सकता है, परेशान मत हो जाना टॉर देखकर। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन आइडियल गैस और 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी इज 22.414 डीएम क्यूब। ये जो आप लोगों के पास मैंने 22.414 डीएम क्यूब लिखा है,
बेटे इस वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम का नाम दिया जाता है। तो जनाब दोबारा सुने, क्या क्या गैस आइडियल होनी चाहिए, क्योंकि जब गैस नॉन आइडियल होती है तो अट्रैक्शन या रिपल्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम के अंदर फ्लक्चुएशन लेकर के आते हैं। और दूसरा 1 मोल होना चाहिए, और तीसरे नंबर पर एसटीपी कंडीशंस होनी चाहिए। तो ये आपको ये 22.414 डीएमक्यू वॉल्यूम देखने को मिलेगा, इसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं। और यहां पर मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि अगर कहानी बदल जाए, कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा भाई, कहानी में ये ट्विस्ट आएगा, ये एसटीपी कंडीशंस की बजाय आपको कह देता है आरटीपी कंडीशंस। आरटीपी का मतलब होगा रूम टेम्परेचर और प्रेशर। तो आरटीपी कंडीशंस के अंदर कंडीशंस बदलती हैं और ये हो जाता है 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन प्रेशर 1 atm ही रहता है। तो बेटा आरटीपी कंडीशंस पर इस वैल्यू ने चेंज हो जाना है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम भी बढ़ता है। केड़ा ला है? चार्ल्स ला। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ चार्ल्स ला, तो चार्ल्स नहीं चार्ल्स ला, ठीक है, चार्ल्स ला। तो आरटीपी कंडीशन, तो जनाब ये बनेगा 298 केल्विन। पता है ना सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एमडी कैट पढ़ा रहा हूँ, एफएससी नहीं पढ़ा रहा कि तुम लोगों को बताऊं। और यहां पर उसी तरह 760 टॉर। तो बेटा याद रख लीजिएगा ये बात अच्छे तरीके से कि तुम लोगों ने खबरदार जो इस चीज में गलती की कि सर जी आरटीपी आया हुआ था तो हम कंफ्यूज हो गए। तो बेटा आरटीपी का मतलब है रूम टेम्परेचर और प्रेशर, और रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर जो वैल्यू है मैं आपको बताने लगा हूं कि इस वैल्यू पर जो मोलर वॉल्यूम होगा उसकी वैल्यू होगी 24 डीएमक्यू। तो आंखें खोल लीजिएगा, गौर से देख लीजिएगा, बिल्कुल किसी भी किस्म की कंफ्यूजन में ना जाइएगा कि मोलर वॉल्यूम 24 डीएम क्यूब होगा जब आपके पास आरटीपी कंडीशंस मेंशन होगी, और एसटीपी कंडीशंस पर ये वैल्यू ये है, टेम्परेचर का फर्क है। टेम्परेचर 0 से बढ़कर जब हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस तो वॉल्यूम 22.414 से बढ़कर 24 डीएम क्यूब हो गया। यहां तक बात समझ आई। अब क्या क्या पढ़ा? मोल, मैसेज को एक्सप्रेस करना ग्राम्स में, शॉर्टकट में रिव्यू दे रहा हूं। एवोगाड्रो नंबर 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल्स की तादाद है, और मोलर वॉल्यूम 1 मोल आइडियल गैस के एसटीपी कंडीशंस पर ऑक्यूपाइड वॉल्यूम को कहते हैं। एनी गल समझ आ गई जी। और मोलर वॉल्यूम की एक छोटी जी एग्जांपल देके फिर इन्हां दी कैलकुलेशंस वल जावांगा कि इनकी मोल की, मोलर वॉल्यूम की और एवोगाड्रो नंबर की कैलकुलेशंस को कैसे निपटना है। आओ जरा आपको मोलर वॉल्यूम की एग्जांपल्स देता हूं। जनाब जी एग्जाम्पल जरा गौर से देखिएगा। मैं कोई भी आप बच्चों से आइडियल गैसेस सिलेक्ट करके एग्जाम्पल देता हूं, लेकिन देखिएगा जरा गौर कीजिएगा। मैं 1 मोल ले रहा हूं हाइड्रोजन गैस का, और ये सारी एग्जाम्पल जब मैं ले रहा हूं तो मैं एसटीपी कंडीशंस रखूंगा और वही 25 डिग्री सेल्सियस रखूंगा। सॉरी, यहां पर 25 डिग्री सेल्सियस की बजाय आपको मैं जनाब जी 0 वाली एग्जांपल देता हूं, क्योंकि आप लोगों को मैं अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो जनाबे वाली 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह देखिएगा 1 मोल ऑक्सीजन का कर लेते हैं, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का कर लेता हूं, 1 मोल प्रोपेन का कर लेता हूं, C3H8। और शर्त क्या, ये सब आइडियली बिहेव कर रही हो, C3H8 3 कार्बन। इसी तरह मैं आप लोगों को 1 मोल नाइट्रोजन कह देता हूं, N2 गैस। चलो जी, अब 1 मोल लिख दिया, मोल भी एवोगाड्रो नंबर भी मोलर वॉल्यूम इकट्ठे होने जा रहे हैं एग्जांपल्स के अंदर। हाइड्रोजन के 1 मोल का जल्दी 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 मैथ बोले तो आप कहेंगे सर 2.016 ग्राम्स। ऑक्सीजन के 1 मोल को फटाफट बोलोगे तो आप कहोगे सर जी 32 ग्राम्स।
1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को आप कहेंगे तो आप फटाफट बोलेंगे सर जी 44 ग्राम। पता है ना किस तरह कैलकुलेट, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 32। 1 मोल ऑफ प्रोपेन का भी 44 ग्राम्स होगा। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 28 ग्राम्स होगा। तो अब आप लोग जरा चेक करो, गौर से देखो कि मोल सेम है। और समझ आ रही है गल, मोल सेम है लेकिन मोलर मैसेज क्या है, डिफरेंट है। तो यहां से क्या एक एमसीक्यू नहीं आ सकता कि 1 मोल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस विल हैव always same mass, always different mass, may be same, may be different, none of these। कुछ भेजे में सवाल घुसा, दोबारा सुनो कि 1 mole of different substances may have, option number 1 always same masses, number 2 always different masses, number 3 may be same, may be different। तो जनाब देखें, ये दोनों सब्सटेंसेस कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोपेन दोनों सेम मैस के साथ पड़े हुए, बिल्कुल पड़े हुए हैं। लेकिन इसके मुकाबले में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देखो तो उनके मैसेज डिफरेंट है। तो क्या सीखा कि एक मोल डिफरेंट सब्सटेंसेस के हो तो उनके मैसेज मोलर सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। और ये पेपर में सवाल आ चुका है। आगे चलें, अब इनमें मॉलिक्यूल्स की तादाद मुझे बताएं क्या होगी। जब मोल सेम है तो मॉलिक्यूल्स की तादाद भी सेम होगी, यानी कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन सब गैसेस के मौजूद होंगे। तो फिर यहां से भी एमसीक्यू बन सकता है क्या कि सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए गैस कैन हैव सेम मैस, डिफरेंट मैस, मे बी सेम, मे बी डिफरेंट। अब दिमाग में क्या है कि पार्टिकल सेम तो मैस सेम होगा। गलत सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो कि पार्टिकल सेम है सबके लेकिन मैस सबका सेम नहीं है। सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ये एक और कॉन्सेप्ट आप लोगों तक पहुंचा। आगे बढ़ो, एसटीपी कंडीशंस पर वॉल्यूम भी लिखता हूं। अब वॉल्यूम इसका सबका वही होगा 22.414 डीएम क्यूब। पुत्र यही है एंट्री टेस्ट, यही है एमटी कैट, सारी एफएससी वाली चीजें हैं। लेकिन पेपर में पूछने वाला सवाल किस तरह से ट्विस्ट हुआ हुआ है ये सीखना आप लोगों ने। सबका वॉल्यूम भी सेम है, सबका वॉल्यूम भी सेम है। तो बेटा अब आप लोगों के पास सेम वॉल्यूम तो आ चुका है। इसको अच्छे तरीके से आप माइंड में रख लें तो यहां पर भी सवाल आए कि मोलर वॉल्यूम, डिफरेंट मैसेज ऑफ द गैसेस का सेम हो सकता है, यस। डिफरेंट मोल्स ऑफ द गैसेस का सेम हो सकता है, नो। मोल्स डिफरेंट होने पर हमारे पास मोलर वॉल्यूम डिफरेंट होगा। तो बेटा क्या चीज इसके अंदर ऐसी है जो मैं आप लोगों को हाईलाइट करके दूं। तो ये देखो, जब मोल एक है तो पार्टिकल्स भी एक जैसे हैं, वॉल्यूम भी एक जैसा है, चाहे मैसेज डिफरेंट है। तो मुझे कह लेने दीजिएगा कि जो मोलर वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम जो है कौन सी चीजों पर डिपेंड करता है और कौन सी चीजों के इंडिपेंडेंट है। कौन सी चीजों पे डिपेंड करता है और कौन सी चीजों के इंडिपेंडेंट है। तो बेटा मेरे सुन लो, ये डिपेंड करता है मोल्स पर, बिल्कुल। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ द पार्टिकल्स पर, बिल्कुल। पार्टिकल्स बदलेंगे, ये बदलेगा। क्या ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, प्रेशर पर? जी बिल्कुल। मोल पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, एन जो है यहां पे नंबर ऑफ द पार्टिकल्स है, टेम्परेचर और प्रेशर, इन सब पर डिपेंड करता है। तो बेटा क्या गैस नेचर पर डिपेंड करता है? नो। गैस जो मर्जी है, गैस नेचर पर डिपेंड नहीं करता, गैस की टाइप पर डिपेंड नहीं करता। तो बेटा ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। इस तरह गैस के मैस पर डिपेंड नहीं करता, गैस के मैस पर डिपेंड नहीं करता, गैस के मॉलिक्यूल के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता,
क्योंकि जब आप एसटीपी कंडीशंस पर उनको कंप्रेस करते हो तो उनका ऑक्यूपाइड वॉल्यूम सेम हो जाता है। ये बेटा है मोलर वॉल्यूम के डिपेंड होने वाले पैरामीटर्स। मोल पे डिपेंड करेगा और पार्टिकल की तादाद पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल पर डिपेंड नहीं करता, गैस मॉलिक्यूल के मास पे डिपेंड नहीं करता, गैस की टाइप पे डिपेंड नहीं करता और गैस की नेचर पर भी डिपेंड नहीं करता। पूछ लूं सवाल, क्या मोलर वॉल्यूम क्वांटिटी ऑफ द गैस पे डिपेंड करेगा? क्या मोलर वॉल्यूम क्वांटिटी ऑफ द गैस पे डिपेंड करेगा? आधे कह रहे हैं नहीं, आधे कह रहे हैं हां। पुत्र नहीं सीख सकते तुसी जदों तिकर विजिलेंट नहीं होगे। आ वेखो की लिखिया मैं, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ क्वांटिटी। तो पुत्र जी क्वांटिटी बेसिकली मोल्स को ही कहा जाता है, क्योंकि क्वांटिटी से ही आप मोल्स कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड का मैं 30 ग्राम लेता हूं और आपसे कहता हूं कि इसके 30 ग्राम का जो है वो मोलर वॉल्यूम कितना होगा, तो साफ ज़ाहिर आप पहले उसके 30 ग्राम से उसके मोल्स कैलकुलेट करेंगे। जितने मोल आएंगे ना उस मोल के हिसाब से ही उसका वॉल्यूम मोलर भी एडजस्ट हो जाएगा। यानी कि अगर हाफ मोल बनेगा तो हाफ मोलर वॉल्यूम होगा, एक मोल बनेगा मोलर वॉल्यूम 22.414 होगा एक मोल पर, हाफ मोल पर उसका आधा हो जाएगा। अब ये जो मैंने कॉन्सेप्ट तुम लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया, इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए एक बड़ा जादुई सा मैप है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना है। उस मैप में मैं आपको मोल, एवोगाड्रो नंबर, मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सारे सॉल्व करके दिखाऊंगा और सारी उन टेक्निक्स को, ट्रिक्स को आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं एमडी कैट वालों तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मसला ही न्यूमेरिकल होते हैं। ये ਤੁਹਾਨੂੰ पहले यूनिट ਦੇ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करन दी सारी शॉर्टकट टेक्निक्स ना सिखा दितियां ते जनाब मेरा नाम तो पहले राणा ला देना, वैसे थे राणा ही है। तो पुत्र जी चीजें समझने के लिए टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। डोंट फॉरगेट टू वॉच माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इन विच आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ you will perform Mohl Avogadro number and molar volume calculations. See you in my next lecture. Bye bye.